का जो टॉपिक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फजान्स रूल। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन हमने पढ़ लिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी कंपैरिजन हमने पढ़ा हुआ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी फजान्स रूल। सो पहले हम लोग फजान्स रूल स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, फजान्स रूल हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टुडे टॉपिक इज फजान्स रूल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फजान्स रूल। फजान्स की क्या कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इस रूल में क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को पढ़ना है। तो जैसे बेसिकली होता क्या है कि जो भी फजान्स का स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट वाले नेचर आ जाते हैं। सो अगर मान लो किसी कंपाउंड में अगर कोवेलेंट नेचर आ रहा है तो उसको आप कैसे मेजर करोगे? दैट मेजरमेंट इज गिवन बाय फजान रूल। इट मींस फजान रूल इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। सो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे फजान रूल में, ठीक है। सो फजान रूल इज अ मेजरमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर को मेजर करने के लिए आप जो रूल पढ़ोगे दैट इज फजान्स रूल। सो फजान्स रूल में क्या बोला गया? फजान्स का स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कैटायन attracts the electron cloud of anion. Cation attracts the electron cloud of anion. Okay, cation attracts the electron cloud of anion due to which electron cloud of anion gets distorted. This distortion in electron cloud leads to covalent character in ionic compound. ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है, अगर आप उसको एक बार देखो, इसमें मैंने यही लिखा है कि जो कैटायन होते हैं वो एनायन के क्लाउड को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो एनायन का जो क्लाउड होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट मतलब होता है वो डेविएट हो जाता है कैटायन की तरफ, एंड दैट डिस्टॉर्शन लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। जैसे मान लो आपने कोई कैटायन लिया हुआ है, तो कैटायन क्या करेगा? एनायन के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये मान लो एनायन था, तो जब कैटायन जो होगा जब इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लाउड होता है एनायन का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। एंड दैट डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड, ये जो डिस्टॉर्शन यहाँ पे होता है एनायन के क्लाउड में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये जो होता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो इसको और हम लोग समझते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि कैटायन और एनायन के वजह से फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। तो कैटायन और एनायन अगर फॉर्म हुआ होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, कंप्लीटली यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एनायंस होते हैं वो क्या होंगे, उनका जो क्लाउड होगा जब कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, उनका जो क्लाउड होता है कैटायन और एनायन के बीच में एक तरह से शेयरिंग होने लगता है, एंड दैट शेयरिंग लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर। बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा है कि जब दो एटम इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उसको हम लोग कोवेलेंट बोलोगे आप। तो ये तो था आयनिक कंपाउंड, लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जब शेयरिंग स्टार्ट कर दी
तो दैट लीड्स टू कोवेलेंट कैरेक्टर। इसी कोवेलेंट कैरेक्टर को, इसी शेयरिंग को आप क्या करोगे, मेजर करोगे फजांस रूल से। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। और कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीज होने से कुछ फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड की जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो चेंज होने लगेगी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो चेंज होने लगेगी। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। तो पहले हम लोग ये लिखेंगे कि जब कैटायन जो होते हैं, जब एनायन के क्लाउड को जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो डिस्टॉर्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, ठीक है, पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन, एक टर्म आता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तो, और इसको आप पोलराइजेबिलिटी भी बोलते हो। सो पोलराइजेशन इज बेसिकली डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। distortion in electron cloud of anion is called polarization. Electron cloud of anion is called polarization. Is called polarization. ठीक है, पोलराइजेशन बोलते हैं। और ये जो पोलराइजेशन होता है वो डिफाइन होता है एनायन के लिए, एंड इट इज डिफाइन फॉर एनायन। इट इज डिफाइन फॉर एनायन। तो पोलराइजेशन जो होता है वो एनायन के लिए डिफाइन होता है। और इसका मतलब होता है कि एनायन का जो क्लाउड है वो कितना डिस्टॉर्ट हुआ, ठीक है, एंड दैट डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड व्हाट, पोलराइजेशन। सो दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन। एंड एक टर्म और डिफाइन होता है जो कि कैटायन के लिए डिफाइन होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। सो पोलराइजिंग पावर, इसको हटा दूं, अच्छा लिख लो, ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दी पोलराइजिंग पावर। सो अगर आप पोलराइजिंग पावर देखो, तो पोलराइजिंग पावर के लिए, पोलराइजिंग पावर इट इज डिफाइंड फॉर एनायन। ये एनायन के लिए डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड फॉर एनायन। ये एनायन के लिए डिफाइन होता है पोलराइजिंग पावर। और पोलराइजिंग पावर को आप फाई से रिप्रेजेंट करोगे ताकि लिखने में आसानी रहेगी। जब मैं पोलराइजिंग पावर की जगह यूज करूंगा फाई, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज बेसिकली शॉर्ट नोटेशन ऑफ पोलराइजिंग पावर। सो पोलराइजिंग पावर को आप लिखोगे चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन, अपॉन साइज ऑफ कैटायन। इसको आप क्या बोलोगे, पोलराइजिंग पावर बोलोगे। और पोलराइजिंग पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज, पोलराइजिंग पावर इज डिफाइन एज एबिलिटी ऑफ कैटायन। Polarizing power is defined as ability of cation, ability of cation to attracts the electron cloud of anion। ठीक है। सो कैटायन के लिए हम लोग पोलराइजिंग पावर डिफाइन करते हैं, और एनायन के लिए आप क्या डिफाइन करते हो, पोलराइजेशन डिफाइन करते हो, ठीक है। अब हम लोग कुछ और फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। सो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आप कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर आप मेजर करते हो। सो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हाँ। नहीं नहीं, पोलर नहीं। जैसे होता क्या है ना कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन अगर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो इस ये जो रूल आप पढ़ रहे हो ना, फजांस रूल, इसका एप्लीकेशन ये है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा कंपाउंड थर्मली ज्यादा स्टेबल हो। तो थर्मली स्टेबल होने का मतलब है जब उसको हीट करोगे तो कितने टाइम तक वो उस हीट को रेजिस्ट कर पाता है, मतलब कितने टाइम तक उसके बॉन्ड नहीं ब्रेक होंगे, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। तो फजांस रूल का जो एप्लीकेशन है वो थर्मल स्टेबिलिटी को यूज करने के लिए यूज किया जाता है, और थर्मल स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और सॉल्युबिलिटी को भी चेक करने के लिए यूज किया जाता है।
कंपाउंड का पोलर नेचर चेक करने के लिए आप यूज करोगे डायपोल मोमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट में आप ये मेजर करोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड में कितने आयनिक कैरेक्टर होते हैं, मतलब कितना आयनिक कैरेक्टर उसमें डेवलप हो रहा है। सो कोवेलेंट कंपाउंड भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें आयनिक कैरेक्टर को आप मेजर करोगे डायपोल मोमेंट से। और आयनिक कंपाउंड 100% को आयनिक नहीं होता है, इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर उसको आप मेजर करोगे पदांश से। ठीक है।